हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके आए हैं बात करने के लिए। हमारे साथ इंडिया और कनाडा दोनों कंट्री से एक की पर्सनल जुड़े हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, और उसका कनाडा जो एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। कनाडा अमेरिका दोनों एक बहुत बड़े डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के हायर एजुकेशन के लिए। अमेरिका लीडिंग स्टेट है फॉर रिसर्च, तो उसका नॉर्थ अमेरिका से क्या रिलेशन है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कनाडा का। कनाडा एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं। सो what we will do is that हम आज I will introduce the panelist। हमारे साथ दो पैनलिस्ट जुड़े हैं, इंडिया और कनाडा बोथ। फ्रॉम इंडिया मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ललन प्रसाद। इन्होंने पीएचडी है और इन्होंने मास्टर्स और पीएचडी बोथ करी है पंजाब यूनिवर्सिटी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से, और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इन्होंने 3 डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किए हैं बिजनेस और मैनेजमेंट के, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में और गुवाहाटी में। इन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं, सो आई थिंक वो बहुत एक अच्छे इस्टेब्लिश्ड की नोट स्पीकर हैं टू टॉक अबाउट की जो इंडिया में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। साथ ही साथ हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ सेनेका कॉलेज इंटरनेशनल से जुड़े हैं प्रशांत श्रीवास्तव टोरंटो से। प्रशांत has worked extensively and intensively both कनाडा में और सेनेका कॉलेज के लिए और इंडिया में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। So today, well, welcome everybody. Welcome Prashant ji and welcome Dr. Lalan Prasad ji. All right, तो हम क्विकली जंप इन करते हैं। बहुत आफ्टर सो मेनी इयर्स इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया है। मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, कॉलेज की ऑटोनॉमीज के बारे में बात की गई है, लैंग्वेज पे काफी फोकस किया गया है। सो लेट्स ओपनिंग स्टेटमेंट में लेट्स हियर इट फ्रॉम कि हम डॉक्टर प्रसाद क्या कहते हैं इस बारे में, और एक एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। डॉक्टर। ओके, धन्यवाद गुनीश जी। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि कनाडा में रहने वाले इंडियंस को और बाकी लोगों के साथ बात करने का आपने मौका दिया। भारत ने एक नई शिक्षा नीति अभी डिक्लेयर किया, अभी घोषित किया है रिसेंटली, और ये 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीति में चेंज आ रहा है हमारे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश इस समय एशिया के 3 प्रमुख देशों में है जहाँ तक कि एजुकेशन की फैसिलिटीज़ का सवाल है। कुल 945 यूनिवर्सिटी हमारे देश में इस समय है, उनमें पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी सम्मिलित हैं। 23 IITs हैं और 20 IMM हैं। और जैसा कि ये सर्वविदित है कि हमारे IITs और IMM ये काफ़ी रेपुटेड हैं, और इनके जो स्टूडेंट्स हैं, इनका जो टर्नओवर है, ये सारी दुनिया में हमारे जो अच्छे पोजीशंस पर और हमारी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी जो पास हुए लोग हैं वो मैथमेटिक्स है, साइंस है, और ह्यूमैनिटीज़ में और इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, इन सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर सारी दुनिया में हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लोग फैले हुए हैं। और इस समय एशिया में हमारा 3रा स्थान है एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में, चाइना और जापान के बाद। और हमारे यहाँ लगभग 35 मिलियन स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं एक साल, और अगले 15 वर्षों में हमारी जो अब नई नीति है उसमें ये इनरोलमेंट डबल हो जाएगा। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा इनरोलमेंट है एजुकेशन सिस्टम में। और हमारे यहाँ चूँकि आबादी भी बहुत बड़ी है, जैसा आप जानते हैं 135-36 करोड़ के लगभग आबादी हिंदुस्तान की हो गई है, तो उसको देखते हुए तो इतने नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी कम है, और हमें ये अपनी कैपेसिटी अगले 10 वर्षों के अंदर डबल करनी पड़ेगी, जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह। मैं अपनी बात 3-4 मुद्दों पर विशेष रूप से रखूँगा। पहली बात तो ये कि इस शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है। देखिए, अभी तक जो हमारी शिक्षा नीति जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी वो तो ये था कि बच्चों को जॉब के लिए, नौकरी के लिए तैयार करना था। तो सरकारी नौकरी और कंपनियों में नौकरी और इस तरह से
एक जॉब ओरिएंटेड नौकरी थी और बच्चे पास होके फिर नौकरी खोजते थे और जॉब करना जानते थे। जो हमारी नई नीति आई है इसमें एम्फेसिस हमारा बिल्कुल अलग है। इसमें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बने और वो जॉब सीकर्स न हो बल्कि जॉब गिवर्स हों, जॉब नौकरी दिलाने वाले हों। खुद वो नई नई इंडस्ट्री करें और नए उद्योग स्थापित करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाएं और इस तरह की चीज़ों में लगें जिससे कि वो दूसरों को भी नौकरी दे सकें। तो इसकी वजह से जो हमारा नया एजुकेशन सिस्टम है उसमें वोकेशनल एजुकेशन का भी बहुत बड़ा इनपुट है और स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर है। और जो हमारा उद्देश्य अब है कि इस देश को हम फिर से जगत गुरु बनाएं विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे भारत बहुत पुराने ज़माने में था। तो उस ओर जाने का तो ये पहला कदम है जो हमारे प्रधानमंत्री ने उठाया है और एक नई शिक्षा नीति दी। दूसरी बात इसमें हम शिक्षा नीति में आप देखेंगे कि इसके जो कंटेंट हैं वो पहले से भिन्न है, इन द सेंस कि अब जो हम एजुकेशन देना चाहते हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पर हमारा जोर होगा। जैसे अब आईआईटी में भी जो बच्चा पढ़ता है तो वो खाली टेक्निकल एजुकेशन नहीं लेगा बल्कि उसके साथ उसको कुछ ऑप्शनल भी लेने पड़ेंगे। वो चाहे साइकोलॉजी ले, चाहे इकोनॉमिक्स ले, चाहे मैथमेटिक्स ले, चाहे आर्ट एंड कल्चर ले, चाहे डांस ले, चाहे म्यूजिक ले, चाहे इस तरह से। तो ये अब कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होगा, ह्यूमैनिटीज़ प्लस टेक्निकल एजुकेशन और साइंस एजुकेशन का। और धीरे धीरे ये हम जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इस कंट्री में सब में ये कंपलसरी कर देंगे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो अभी तक जो एम्फेसिस पुराना था कि एक सब्जेक्ट को लेके लड़के स्टूडेंट्स पढ़ते थे और फिर उसी सब्जेक्ट में डिग्री पाते थे और उनका जो नॉलेज होता था वो बहुत कन्फाइंड होता था एक सब्जेक्ट में ही, ब्रॉड आउटलुक नहीं होता था। और आज के संसार में जैसे आप जानते हैं कि अब अगर आप डॉक्टर हैं तो उसके साथ साथ अगर थोड़ा अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हैं तो यू कैन सर्व द पेशेंट मच बेटर। इसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट आप लें उसके कॉम्बिनेशन में कुछ और भी सब्जेक्ट अगर लें तो एक तो आपके लाइफ में ज़्यादा जीवन का आनंद है कि आप एकदम से किसी चीज़ में खाली कंसंट्रेट होकर नहीं रह गए बल्कि वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स में आप जाएंगे। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स का जो अब शेप हमने देना है तो इसके लिए जो हमारा कंटेंट होगा एजुकेशन का वो अब थोड़ा पहले से डिफरेंट हो जाएगा और ये सब लेवल पर होगा, स्कूल लेवल से लेकर और हम हायर सेकेंडरी लेवल पर और इसके बाद आप कहें कि ग्रेजुएशन लेवल पर, सब लेवल्स में इस चीज़ को देंगे। दूसरी बात आप देखेंगे कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है रिसर्च पर। और जैसे अब ग्रेजुएशन की डिग्री में हमने अब ये डिसाइड किया है कि सामान्य डिग्री ग्रेजुएशन की 3 साल की होगी, लेकिन अगर आप रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हैं और आपकी उस लगन आपका उसमें है तो आपको 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। उसमें 3+1 जो आपको डिग्री मिलेगी वो बैचलर्स प्लस प्लस रिसर्च डिग्री मिलेगी आपको। इस तरह से ये चीज़ें देखिए फ़र्क पड़ गया। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो भी बहुत सारे हुए हैं। जैसे अब पहले 10+2 का एजुकेशन था, स्कूल एजुकेशन। अब हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम नया आ रहा है वो 5+3+3+4 का आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल की उम्र कंप्लीट करने पर ही बच्चा केजी में जाएगा और सीनियर केजी में जाएगा और फिर वो क्लास ग्रेड 1 में जाएगा, फिर ग्रेड 2 में जाएगा, फिर इस तरह ग्रेड 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाएगा। और ये डिफरेंट स्टेजेस 5+3+3 के होंगे और ग्रेजुएशन के लिए जब वो हायर सेकेंडरी पूरा कर लेगा तो उसका ग्रेजुएशन हो जाएगा। और ग्रेजुएशन में या तो 3 साल का ग्रेजुएशन होगा या 4 साल का होगा। 3 साल का सामान्य होगा और 4 साल का रिसर्च डिग्री के साथ होगा। जो पहले सिस्टम था 10+2 में, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये था कि जो करिकुलम था तो उसमें बच्चे ज़्यादातर रट के एग्ज़ाम देते थे। जैसे मतलब चीज़ों को मगअप किया और फिर तैयार कर लिया और एक सेट पैटर्न था उसके ऊपर एग्ज़ाम हो गया और वो पास हो गए। अगर जिसने
बहुत अच्छा किया तो बहुत अच्छे नंबर मिल गए, नहीं तो जो मगर नहीं अच्छा था कर पाया तो। अब जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें हमारी जो रुझान है वो ये है कि बच्चे को एक तो अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जो भी विषय जो विषय वो करेगा, क्योंकि एक तो वो उसका मेन सब्जेक्ट होगा और प्लस उसका जो ऑप्शनल होगा, उसमें जो उसका परफॉर्मेंस होगा वो ठीक है। लेकिन साथ साथ बच्चे के अंदर इंजेन्युइटी, उसके अंदर इमेजिनेशन की पावर, उसके अंदर खुद चीज़ों को सॉल्व करने की ताकत, तो ये चीज़ कैसे आएगी, ये एजुकेशन सिस्टम में हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि एक जो एजुकेशन सिस्टम है ये कोई रूटीन न हो जाए कि हम मगअप कर लिया और हो गया। और दूसरी बात ये है कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम अब होगा तो वो स्कूल एजुकेशन से लेकर और हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन तक अब वो सेमेस्टर सिस्टम में जाएंगे। तो अभी तक ये होता था कि ज़्यादातर एग्ज़ाम सब एनुअल होते थे, तो वो साल के आखिरी महीने में 2 महीने में बच्चा खूब रट के पढ़ाई तैयार करके पढ़ लेता था और एग्ज़ाम दे देता था। अब जो नया सिस्टम आया है उसमें ऐसा नहीं होगा, सेमेस्टर सिस्टम एग्ज़ाम होंगे और हर सेमेस्टर में क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो पूरा साल बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो कंटेंट एजुकेशन का है वो रेशनलाइज किया जा रहा है। एनसीईआरटी जो हमारे यहाँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो जो कोर्स करिकुलम के हिसाब से किताबें पब्लिश करती है, तो उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि ये करिकुलम में क्या क्या सब्जेक्ट हों, तो किस लेवल पर कौन कौन से सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे, कौन कौन से ऑप्शनल होंगे, ये डिसाइड किया जाएगा ताकि बच्चों को एक साम्यक व्यू मिले पूरे शिक्षा का, वो कोई छोटा वो कंसंट्रेशन उनका ना हो। ठीक है सर। दूसरी बात यह है कि सॉरी, एक हाँ सॉरी, आप ये पॉइंट कंप्लीट करें आप, क्योंकि मैं फिर प्रशांत जी को लाना चाहूंगा, सो आई हैव कपल ऑफ ठीक पॉइंट्स कि हम वो ठीक कवर कर लें। आप ये पॉइंट और कंप्लीट करें। ठीक है। और दूसरी ये था कि मीडिया ऑफ एजुकेशन, जी अभी तक जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होगा और इसमें 2 लैंग्वेजेस तो अपने होंगे, एक बच्चे की जो मातृभाषा है और एक उस स्टेट का लैंग्वेज हो या कोई इंडियन लैंग्वेज हो, तो 2 लैंग्वेजेस तो इंडियन होंगे और तीसरा लैंग्वेज कोई फॉरेन लैंग्वेज होगा, वो इंग्लिश हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, जर्मन हो सकता है, जैपनीज हो सकता है, ये बच्चे की चॉइस पर होगा। ये लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है सर। सर थैंक यू। आई थिंक हमारे लिए जो कि कनाडा और अमेरिका में पढ़ के आए हैं या जो विदेश में पढ़ते हैं उनके लिए ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा है एक करंट सिस्टम जो नॉर्थ अमेरिका का है और जो इंडिया में अब जो इंडिया के लिए काफी नया होगा। तो आई थिंक बहुत आई थिंक इसको वेस्टर्न वे ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं, एक बहुत स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है। सो मैं प्रशांत जी को लाना चाहूँगा इसमें एंड ही कैन रिस्पॉन्ड। एक छोटा सा सर है डॉक्टर प्रसाद सर, आप अपना म्यूट कर लें क्योंकि आपका ही स्क्रीन आता है व्हेन इट्स ऑलरेडी ऑलवेज देयर। जी अच्छा अच्छा हाँ, क्योंकि स्पीकर का स्क्रीन आता है। आई विल एडिट दैट। ओके परफेक्ट। प्रशांत जी लेट्स कंटिन्यू एंड आप हमें बताएं कि कैनेडियन स्टैंड पॉइंट और नॉर्थ अमेरिकन स्टैंड पॉइंट क्या है इस एजुकेशन पॉलिसी का। थैंक यू गुनीत। डॉक्टर प्रसाद ने सर ने बहुत ही अच्छा, पहले तो मैं बोलूँगा, व्यू दिया है। मतलब एक डिटेल्ड में उन्होंने इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है समराइज्ड वे में। और आप अगर देखें पहले पॉलिसी के ऊपर कि इसको कितने एक्सटेंसिव कंसल्टेशन से लेकर के आई है गवर्नमेंट, 2 लाख से ऊपर लोगों ने सजेशंस दिए, इनपुट दिए और उन इनपुट्स पे डिलिबरेट करने के बाद बहुत इसमें थॉट प्रोसेस लगा इस पॉलिसी को प्रिपेयर करने में। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर्स से इनपुट्स लिए और प्लस आप ये देखें 34 ईयर से एजुकेशन के सेक्टर में कितना, मतलब हमारा कंट्री ने बहुत निगलेक्ट किया। और एक ये बहुत बड़ा रीज़न रहा स्टूडेंट्स के बाहर ट्रेवल करने का। आप देखें कि मैं अपने को ही अगर एनालाइज करूं, 15 साल पहले, 15 या 16 साल पहले मैंने एस्पिरेशन ली बाहर पढ़ने की। तो उसका एक रीज़न ये था कि मुझे अच्छे कॉलेज, अच्छे इंस्टीट्यूट में सीट नहीं मिल रही थी। और ये बहुत बड़ा रीज़न था। अमेरिका, कनाडा, यूके, यूएस
और इन कंट्रीज ने अपने एजुकेशन सिस्टम को जैसे इवॉल्व किया, और जैसे सर ने भी बोला कि जो ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के साथ किया, हमारे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को डेवलप नहीं होने दिया। जैसे आप अगर एंशियंट एजुकेशन सिस्टम लें इंडिया का, मतलब वो जैसे सर ने भी बोला विश्व गुरु था भारत, तो वो जो ग्लोरी थी इंडिया की वो एजुकेशन के उस पे थी। जितनी रिसर्च इंडिया में होती थी, तक्षशिला नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज थी भारत में। तो ओवर द पीरियड एजुकेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स आई, और जो ब्रिटिशर्स ने जिस एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया उसी को लेगेसी को लेके बहुत सालों तक हम चले, और ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं मेरे वर्ड्स में। दीज आर रेवोल्यूशनरी चेंजेस दैट हैज बीन प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसमें वर्ल्ड की सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड हैं। आप इसको यूएस से भी कंपेयर कर सकते हैं, कनाडा से भी कंपेयर कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्री में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं एजुकेशन की, जिससे वो डेवलप्ड कंट्री बने हैं, वो एजुकेशन पॉलिसी अब हम लेकर के आए हैं इंडिया में, कि इंडिया की ट्रांजिशनिंग होगी बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री। ये पॉलिसी उस डायरेक्शन में इंडिया को लेके जाने के लिए रखती है। तो इसमें अब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जैसे जहां मैं वर्क कर रहा हूँ, या और यूएस के जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनका क्या रोल हो सकता है? उनका रोल डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन में है, क्योंकि मैंडेट बहुत बड़ा है, ये बहुत विजनरी पॉलिसी है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जैसे अब चैलेंजेस रहेंगे, टीचर्स नहीं है इतने 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 अच्छे लेवल की फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, तो फैकल्टी ट्रेनिंग और उस लेवल पे जो सिनर्जीज हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज से जल्दी आ सकती हैं, जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जैसे हम वर्ड में कोई टेक्नोलॉजी लेते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सो दैट कैन बी मोर लाइक एन एट अ हाई लेवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिससे इम्प्लीमेंटेशन इस पॉलिसी का हो। और जब ये पॉलिसी इसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे बहुत एम्फेसिस है कि फाउंडेशन ईयर जो कि हमेशा निग्लेक्टेड रहता था, उसको इंक्लूड कर लिया गया है फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर में। तो उससे क्या होगा कि जो बच्चे एट यंग एज दे विल हैव क्रिएटिविटी, और जैसे सर ने भी बोला कि स्टार्टअप्स और जॉब क्रिएटर्स, वो बचपन से ही उन बच्चों को उन डायरेक्शन में ग्रूम किया जाएगा। तो सिनर्जीज जहाँ पे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, अब जैसे क्रेडिट बेस्ड सिस्टम बन रहा है, अभी तक फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ चैलेंजेस आते थे कैसे वो इंडिया की यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज को, बीए बीएससी बीकॉम वाली डिग्रीज को वो मैप करेंगे अपने यूएस और कनेडियन सिस्टम में। अब वो सिनर्जी इजी हो जाएगी, क्योंकि अब इंडिया का भी सिस्टम क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं, इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को भी मिलेगा और हमें कोलैबोरेशन में भी मिलेगा। स्टूडेंट्स को ऐसे मिलेगा, उनका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं जाएगा पढ़ाई करने में। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई करना शुरू करता है किसी भी रीजन से, फैमिली या फाइनेंशियल रीजन से, उसको अगर पढ़ाई में कुछ इश्यूज आते हैं लेकिन वो डिसकंटिन्यू करता है एजुकेशन, वो फिर से कंटिन्यू कर सकता है, उसके क्रेडिट वेस्ट नहीं जाएंगे। एक नेशनल बैंक ऑफ क्रेडिट बन रहा है जिसमें सारे क्रेडिट डिजिटली स्टोर होंगे। तो टेक्नोलॉजी को भी जो गवर्नमेंट लेके आई है इस पॉलिसी में, वो इट्स वेरी कमेंडेबल। प्लस ग्रेड 6 से स्टूडेंट्स को वो कोडिंग और 21st सेंचुरी की स्किल्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं। और वोकेशनल एजुकेशन को, जिसको इंडिया में एक निगलेक्ट करके रखा जाता था कि एक लो क्लास एजुकेशन है, उस पर गवर्नमेंट ने एम्फेसिस दिया है। बैगलेस एजुकेशन गवर्नमेंट कर रही है कि स्कूल्स में बैगलेस डेज होंगे, और उसमें स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी एट द फ्रॉम ग्रेड 6। और इससे क्या होगा, सोसाइटी में चेंज आएगा हमारी सोसाइटी में, कि हम उन प्रोफेशंस को भी अच्छा समझेंगे, गार्डनिंग, प्लम्बिंग, जो वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोफेशन है जिसमें स्किल बेस्ड जॉब्स हैं, उनकी भी डिग्निटी बनेगी। तो इससे हमारे कोलैबोरेशन बोथ इंडिया और कनाडा में और इंडिया और यूएस में आई थिंक स्ट्रॉन्ग टाइज बनेंगे। जहां पे आप रिसर्च में जाएंगे तो यूएस, और स्किल बेस्ड एजुकेशन पे जाएंगे तो कनाडा। तो बोथ ऑफ दीज कंट्रीज विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लेता हूँ, और आप अगर कुछ पूछें, और या सर के भी। तो आई थिंक जो बहुत एक इम्पोर्टेंट बहुत बातें आई हैं सामने, जो कि डॉक्टर प्रसाद और विशांत जी ने सब में रखी हैं, जो कि एक है की एम्फेसिस की स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है, वो अपने इंटरेस्ट और अपने
आई थिंक अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से वो करियर परसू कर सकता है, चाहे वो कोई भी करियर हो अक्रॉस। अगर वो अच्छा आपने जैसे कहा वोकेशनल स्टडी भी करना चाहता है, या मैं मान लीजिए मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ और फिजिक्स में बहुत अच्छा हूँ, बट मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है और म्यूजिक में भी मैं माइनर डिग्री या मेजर डिग्री करना चाहता हूँ, तो आई थिंक एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। डॉक्टर प्रसाद, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जीडीपी का जो स्पेंड है इंडिया का, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट नंबर है, क्योंकि जो जीडीपी का स्पेंड है वो अराउंड 4% एजुकेशन पे रहता है, इसको बम्प अप करके 6% पे ला रहे हैं, विद अलग एम्फेसिस की कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दे रहे हैं, कॉलेज को अपनी फंडिंग और अपने जो चलाने का जो संचालक है उसको, मैनेजमेंट को भी एक ऑटोनॉमी दे रहे हैं। सो आपको, आपके हिसाब से ये जो जीडीपी का जो स्पेंड बढ़ा है, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन बहुत है हमारी, आप कैसे इसको देखते हैं कि गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दैट? गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि 4% से 6% पर हम ले जाएंगे इसको, ये तो वेलकम स्टेप है, लेकिन मैं समझता हूँ शायद ये भी कम है, क्योंकि देखिए जो जितनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, और उसके लिए 6% भी अभी कम। I think we have a connection problem. I think Dr. Prasad has lost connection. So we'll come back to Prashant ji in the meanwhile while he gets reconnected. Prashant, I want आप मुझे थोड़ा ये बताएं कि जो इंडियन स्टूडेंट जितने भी कनाडा में पढ़ने आते हैं, उनके लिए क्या ये मायने रखता है? आई थिंक जो अभी आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, और ये जो आने वाले हैं 2 सालों में, आई थिंक उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बट आई थिंक ये जो पॉलिसी का इफेक्ट है ये 3-4 साल बाद जाके ज्यादा दिखेगा। तो आपके और आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको क्या लगता है कि आ गए वो? ओके, डॉक्टर प्रसाद इज बैक ऑन द लाइन। तो सर, हाँ, आप जीडीपी और हम उसके बारे में आप डिस्कस कर रहे थे। जी जी जी, एक तो हमारे यहाँ ऐसा है कि पॉपुलेशन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और उसको इतने एजुकेशन सिस्टम में पूरे पॉपुलेशन को लाना, इट्स हरकुलियन जॉब, और 6% पर भी कम है, काफ़ी कम है। देखिए, हमने जैसे कहा था कि हमारे यहाँ टोटल इनरोलमेंट एजुकेशन में अभी 35 मिलियन के करीब है, और अगले 15 वर्षों में गवर्नमेंट इसको डबल करना चाहती है, 70 मिलियन पर लाएगी। और जो जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो स्कूल से ऊपर जाते हैं हायर एजुकेशन में, अभी वो इस देश में अभी अबाउट 26% है सिर्फ, और इसको गवर्नमेंट 50-56% तक ले जाना चाहती है अगले 8-10 साल के अंदर। तो इसके लिए बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है एजुकेशन में, और वो इन्वेस्टमेंट स्कूल्स, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज़ बनाने के अलावा टीचर्स की ट्रेनिंग है, और टीचर्स को प्रिपेयर करना इतने बड़े पैमाने पर, और फिर क्वालिटी एजुकेशन देनी है। तो इसके लिए कितने स्टूडेंट्स, कितने टीचर्स तैयार करने होंगे 10-15 साल के अंदर, और किस तरह की टीचर्स ट्रेनिंग होगी, इसका भी गवर्नमेंट पूरा मैप बना रही कि टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे हो और क्वालिटी टीचिंग में कैसे बढ़े। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अब जो गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें ये भी है कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी इनवाइट करेंगे इंडिया में अपने कैंपस खोलने को। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट आएगा जो 6% के अलावा भी, और 100 टॉप यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड, दे विल बी इनवाइटेड टू स्टार्ट कैंपसेस इन इंडिया। वैसे ही जो हिंदुस्तान के जो हमारे 100 टॉप के यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको हम बाहर कैंपसेस खोलने के लिए इजाज़त देंगे। ये एकदम नई पॉलिसी है जो पहले कभी गवर्नमेंट ने, किसी गवर्नमेंट ने सोचा नहीं। इससे एक तो ये है कि हमें जो इनपुट मिलेगा एजुकेशन में, वो हमारी क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करेगा, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज अपनी जो उनकी खासियत है डिफरेंट सब्जेक्ट में, और जो उनके एक्सपर्ट हैं और इस तरह के जो लोग यहाँ पर आएंगे, तो उससे जो हमें भी एजुकेशन होगा, और हमारे स्टूडेंट्स को उसको नई तालीम और नई शिक्षा और मोस्ट मॉडर्न एजुकेशन मिलेगा, और उनको भी हमारे यहाँ का सिस्टम समझ में आएगा, हमारे स्टूडेंट समझ में आएंगे हमारी कल्चर, और कैसे अपनी इस कल्चर से के साथ कैसे मॉडर्न एजुकेशन को साथ लेकर चलें। क्योंकि देखिए, हर देश का एजुकेशन सिस्टम वहाँ के कल्चर के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। There is a lot of similarities between the cultural identity and thinking and so on. तो जो यूनिवर्सिटीज बाहर से आएंगी तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका होगा ये देखने का कि हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की कल्चर, और हिंदुस्तान में जो ग्रोथ एंशिएंट पीरियड में हुआ था, कैसे हुआ था, हमारे वेदों में, पुराणों में और
हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं और जो उन्होंने जो लिखा है डिफरेंट सब्जेक्ट पर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे देखिए एस्ट्रोनॉमी वगैरह है, इसमें इंडिया बहुत एडवांस था, और जो नासा में भी उसका उपयोग होता है हमारे नॉलेज का। हमारे मैथमेटिशियंस नासा में बहुत सारे हैं, साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, और एंशिएंट इंडियन नॉलेज का उनको काफ़ी उपयोग वहाँ किया जाता है। तो वो जो आएंगे वो हमसे भी सीखेंगे और हम उनसे भी सीखेंगे। तो ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट की थिंकिंग है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी हम ले आए और करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हायर एजुकेशन में हमने अब काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है। फ्लेक्सिबिलिटी देखिए यूँ है, जैसे अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि 1 साल पढ़ाई किया और किसी वजह से वो दूसरा साल नहीं कर पाए, तो वो उनकी जो 1 साल की पढ़ाई होती थी बेकार हो गई। अब जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें ऐसा नहीं होगा। 1 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, सक्सेसफुल कंप्लीट करने के बाद जो स्टूडेंट है उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अगर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी को। जी। वो चाहे तो बाद में फिर पढ़ाई चालू कर सकते हैं। अच्छा, अगर 2 साल पूरा कर दिया तो उन्हें डिप्लोमा मिल जाएगा, तो उनका ये साल या 2 साल बर्बाद नहीं होगा। 3 साल पूरा कर जाएंगे तो उनको डिग्री मिल जाएगी। और दूसरे ये है कि जो क्रेडिट सिस्टम, जैसे प्रशांत जी ने बताया बिल्कुल सही ढंग से, कि अब वो क्रेडिट सिस्टम उनका स्टोर होता जाएगा डिजिटल सिस्टम के अंदर, उसको रख दिया जाएगा, और वो जैसे भी नया कोर्स करेंगे या और आगे के प्रोग्राम्स करेंगे तो वो ऐड होता जाएगा उसमें। तो एक पूरा डेटा बैंक हो जाएगा बच्चों के क्रेडिट का, जो अभी तक नहीं था। तो ये सारा सिस्टम बिल्कुल अलग से नया सिस्टम जो गवर्नमेंट कर रही है। जी। दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल चेंज, जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एट द टॉप पर हो रहा है। तो अभी बहुत सारी एजेंसी थी जो एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से डील कर रही थी, तो अब सिंगल एजेंसी हो जाएगी और वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, उसके अंदर ही सारा कुछ होगा। इस तरह के चेंजेस हैं। तो जो हम 6% पर ले जाना चाहते हैं, तो उसमें हमको जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, टीचर्स की ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करना है, और नए करिकुलम, नए कोर्सेज लाना है, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में जगह देनी है और अपनी यूनिवर्सिटीज़ को आगे ले जाना है। इस तरह से एक पूरा सिस्टम जो हम चाहते हैं कि नया सिस्टम हो, और जो हमें हमारी एजुकेशन को मॉडर्नाइज कर सके और हमें उस रास्ते पर ले जाए कि हम भी एक एजुकेशन पावर दुनिया में बन सके। सर, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा कि मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, वो काफ़ी रिसर्च करते हैं कंप्यूटर और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो हम ये बात कर रहे थे कि कैसे इंडिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें साइंस का क्या रोल था। ऐसे ही हमारा ऑफ टॉपिक था, तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि मतलब इंडिया के पास क्या 5th सेंचुरी या पुराने टाइम पे केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं, जैसे लोग आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, कि क्या वो थी। तो उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, बहुत कम लोगों को पता है। कहते हैं कि जब स्तूपास बिल्ड किए गए थे अशोका के टाइम पे, जो स्तूपास बिल्ड किए गए थे वो सारे आयरन के थे, और आयरन में रस्ट लगता है। तो कहते हैं कि अब जब केमिस्ट्री इवॉल्व हुई 17th 18th सेंचुरी में, तो पता लगा कि आप चारकोल डाल सकते हो, रस्ट को रोक सकते हैं। बट अगर आप स्तूपास पे रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इंडियन उस समय, बैक इन दैट टाइम, 2nd 3rd सेंचुरी में भी वो लाइमस्टोन और निकल का यूज कर रहे थे टू सेव द स्तूपास फ्रॉम गेटिंग रस्टेड। और लाइमस्टोन और निकल तो मतलब ये मेटलर्जी जो हमारी थी, मतलब आई थिंक समवेयर वी लॉस्ट, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो आई थिंक ये जो आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग को बताया है कि बहुत सारी दुनिया की जो एकेडमिक सिस्टम्स हैं वो उनके कल्चरल हेरिटेज का एक पैरेलल है। जर्मनी का जो दाद सिस्टम है, जिसमें बच्चों को 5 साल तक कुछ नहीं करते हैं बच्चे फर्स्ट 5 इयर्स में, उसके बाद फिर वो अगर पढ़ने में अच्छे नहीं तो वो 9th 10th के बाद वोकेशनल स्टडीज में चले जाते हैं, और जो पढ़ने में अच्छे हैं वो फ्री एजुकेशन लेके कंटिन्यू करते हैं। प्रशांत जी, आपने अमेरिका और कनाडा और सिस्टम में काफी समय बिताया है, और मैं आपसे यही आई थिंक जब सर्विस अभी कनेक्शन इंटरप्शन हुआ था तो आई वाज आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि जो कैनेडियन जो सिस्टम है जिसमें इतने सारे इंडियन बच्चे पढ़ते हैं, जो आ रहे हैं, बहुत काफी रिप्रेजेंटेशन है, आई थिंक इसका की एजुकेशन पॉलिसी का इफेक्ट राइट अवे तो नहीं मिलेगा, बट अभी आई थिंक 2-3 सालों में दिखेगा। तो जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, या जो अभी भी जो कनाडा को देखते हैं द डेस्टिनेशन टू गो
अमेरिका को देखते हैं कि जो क्या लगता है आपको उस पे क्या चेंजेस आएगा या वो कैसे देखेंगे इस चीज को? अभी तो ये पॉलिसी प्रपोज की गई है, तो पॉलिसी जब तक इम्प्लीमेंटेशन फेज में नहीं आएगी तब तक इसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। तो अभी अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि ट्रेंड स्टूडेंट्स का कनाडा या अमेरिका में आने का अभी कम हो जाएगा इस पॉलिसी से, तो पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होगी तब जो सिचुएशन होगी उस टाइम पे होगा, लेकिन अभी 3-4 साल तक मुझे नहीं लगता कोई उसमें मेजर चेंज आने वाला है। रीजन उसका ये है कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो अगर आप देखें यंग पॉपुलेशन, तो इंडिया में वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन 500 मिलियन जो लोग हैं वो 5 से 24 एज ग्रुप के हैं। तो जो ये इतना बड़ा मास है जिसको इतनी ज़्यादा एजुकेशन की नीड है और डिज़ायर है, उसकी नीड अभी भी एग्जिस्टिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरी नहीं हो रही है। तो वो जब तक एक उस मास स्केल पे रेवोल्यूशनलाइज चेंजेस नहीं आएंगे इम्प्लीमेंटेशन पे, तब तक उस पे इम्पैक्ट आना मुश्किल है। जैसे सर ने भी बोला कि 35 मिलियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में इनरोल्ड है इंडिया में, वो टोटल पॉपुलेशन है कनाडा की। तो मतलब हमारे इतने बच्चे हैं वहाँ पे, तो इन कंट्रीज में, कनाडा में और यूएस में जो आने का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। हालांकि ये कोविड के टाइम पे जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक ई लर्निंग जो है उसके ऊपर काफ़ी इंगेजमेंट हो रही है इंडिया में, और एम्फेसिस भी दिया जा रहा है, बच्चे नई टूल्स लर्न रहे हैं। तो ई लर्निंग भी आने वाले टाइम में हेल्प करेगा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इवॉल्व होने में, और प्लस वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को कोलैबोरेट करने में। और जैसा सर ने भी बोला कि इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी परमिशन मिलेगी बाहर कैंपसेस सेट करने के लिए। तो जो इंडियन एजुकेशनल सिस्टम है और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें, तो उनको भी एक ग्लोबल लेवल पे compete करने का उनको मौका मिलेगा। जैसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं, जब हम बात करते हैं कंपनीज की कि इंडिया की कंपनी बाहर जाती हैं और बाहर की कंपनीज यहाँ जाती हैं, उसको अगर हम ट्रेड डायरेक्शन में देखते हैं तो उस एंगेजमेंट से दोनों ही कंट्रीज को बेनिफिट होता है। तो उसी का एजुकेशन पे अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अगर बाहर जाएंगी और बाहर की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे आएंगी, इससे दोनों कंट्रीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, प्लस पीपल टू पीपल टाइज और स्ट्रांग होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे स्टूडेंट्स पे अभी इमीडिएट कोई इम्पैक्ट आने वाला है, और इवेंचुअली जब पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी तो हमारे टाइज और ज़्यादा क्लोज आएंगे एजुकेशन के थ्रू, इंडिया और कनाडा के। ये मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। डॉक्टर प्रसाद, एक क्वेश्चन आपसे है मेरे को कि एक एकेडमिक इंटेग्रिटी बहुत मानी जाती है कनाडा में। मैंने कनाडा में भी पढ़ाई करी है, आई थिंक शांति भी एग्री करते होंगे। एक एकेडमिक इंटेग्रिटी है बोथ वेज। एक होती है स्टूडेंट की तरफ से कि स्टूडेंट प्लेजरिज्म नहीं करता, प्लेजरिज्म बहुत मुश्किल, मतलब बहुत हार्ड देखा जाता है, यहाँ पे आपको एक्सपेल किया जा सकता है। सेम गोज फॉर टीचर। टीचर्स भी सबैटिकल लेते हैं, पढ़ाई करते हैं और उनकी एक चेक होता है। ये नई एजुकेशन पॉलिसीज में सिर्फ बच्चों के लिए ही चेंजेस हैं कि जो टीचर्स हैं, टीचर ट्रेनिंग है, जो टीचर की अकाउंटेबिलिटी है, जो उनकी एकेडमिक इंटेग्रिटी है, वो कैसे उसमें कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए, एक तो जहाँ तक टीचर्स ट्रेनिंग की बात है, वो तो जैसे स्कूल लेवल के टीचर्स को तो बीएड का कंपलसरी हो जाएगा, और उसके लिए बीएड कोर्सेज को भी नेशनलाइज करने की बात कही जा रही है। जहाँ तक हायर एजुकेशन में है तो टीचर्स तो पीएचडी या जो रिसर्च डिग्री को इम्फेसिस दिया जाएगा, और अब वो एमफिल को उन्होंने ख़त्म कर देंगे और उसकी जगह स्टेट पीएचडी में इनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। जहाँ तक ये आपने कहा कि जो इंटीग्रिटी की बात है, देखिए ये इंटीग्रिटी शब्द ऐसा है ना कि ज़्यादातर ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। आप किसी यूनिवर्सिटी में ले लें तो कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि जो हाईली एफिशिएंट हैं और 100% डिवोटेड हैं टीचिंग को। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा डिवोटेड नहीं है और उनके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स भी होती हैं, इस तरह से चीज़ें। तो अभी तक तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम रहा है उसमें यूनिवर्सिटीज़ में परमानेंट जॉब्स रही हैं,
कॉलेज में और सब जगह। लेकिन अब जो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने जो नया सिस्टम किया हुआ है, तो उसमें ये जो परमानेंट जॉब्स वाली जो सिचुएशन है, शायद ये नहीं रह पाएगी, और ये परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाएगा सारा का सारा। टीचर्स की भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी, और उनकी जो प्रमोशन है आगे के लिए, वो उनके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। और ये जो जॉब कंटिन्यूटी भी शायद इस तरह की नहीं रहेगी, मे भी फिक्स्ड टाइम के लिए जॉब हो, लेकिन अभी इसके बारे में नई पॉलिसी में कोई घोषणा नहीं की गई है एग्जैक्टली वो किस रूट से जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसी आशंका है कि ये भी होगा, जैसे आपके कनाडा में और कंट्रीज में है कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जॉब होता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या फिर उसको एक्सटेंड करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई तो सारी लाइफ उसी जॉब में उनको रहने दिया जाएगा। तो ये शायद सिस्टम में चेंज होगा, लेकिन नई पॉलिसी में अभी कुछ आया नहीं इसके बारे में। ठीक है सर। आई थिंक प्रशांत जी, एक आपसे मैं वी कैन टेक सम कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके एंड से वो कर सकते हैं बिफोर वी गो इनटू द क्लोजिंग आर्गुमेंट्स या क्लोजिंग कन्वर्सेशन। अगर इफ डॉक्टर प्रसाद आपके एंड से भी अगर हम कुछ मिस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, आप प्लीज उसको इलैबोरेटली आप हमें व्यूअर्स को और हमें आप बताएं अगर आपने कोई की पॉइंट्स मिस किए हैं। So I think पहले प्रशांत जी कर लें and then in the end we can have Dr. Prasad to do it. मेरा मतलब पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक वी हैव कवर्ड क्वाइट एक्सटेंसिवली। आपके पॉइंट पे मैं रिफ्लेक्ट करूंगा जो आपने स्तूपा और अशोका के टाइम पे भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोला। तो उस टाइम पे आप देखें कि हमने पढ़ा भी है, अशोका ने अपने एम्बेसडर्स भेजे थे चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में। तो वो एक एजुकेशन ही एक ऐसा मोड था जिसके थ्रू कल्चरली भारत ने किसी पे अटैक नहीं किया, बल्कि इन देशों पे राज किया इस टाइम पे। तो वो एक व्यू है कि एजुकेशन की कितनी पावर है, कि दिस इज अ सॉफ्ट पावर। तो हमें उस सॉफ्ट पावर पे, अपने हिस्ट्री पे, अपने एंशियंट जो हमारे हेरिटेज है उसको जैसे कि पॉलिसी में जोड़ा गया है, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। तो होल हार्टेडली मैं पूरे दिल से इस पॉलिसी को वेलकम करता हूँ। एंड थैंक यू गुनीत, एंड थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए और बहुत समय के बाद हम कनेक्ट हुए। मुझे याद है 15 साल पहले सर ने लेक्चर दिया था कनाडा में हिंदू इकोनॉमिक्स के ऊपर, कौटिल्य शास्त्र के ऊपर, कौटिल्य के ऊपर था। पर वैंकूवर आइलैंड यूनिवर्सिटी में सर एज अ गेस्ट स्पीकर आए थे। तो उस टाइम से मेरा उनसे रिलेशन स्टैब्लिश हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप आए और आपने इतनी इंफॉर्मेशन दी इस पॉलिसी के ऊपर। थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू क्योंकि आपने वी गेट दिस अरेंज, क्योंकि रीजन ये है कि आई थिंक इसमें यहाँ पे इस हमारे वेबिनार पे काफी इंपॉर्टेंट बातें हमें रिफ्लेक्ट करी हैं अबाउट इंडिया की एजुकेशन और उसका जो प्रभाव है। आई थिंक द वे इट कैन बी द सॉफ्ट पावर। बॉलीवुड तो सब सॉफ्ट पावर जानते हैं, बट हाँ एजुकेशन को हम सॉफ्ट पावर यूज कर पाए तो आई थिंक अच्छी बात होगी। हमारे लोगों को भी काफी जी सर, मैं आप पे भी आ रहा हूँ एंड देन जस्ट वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट एंड आई एम सेइंग कि हमारे यहाँ खासकर हमारी एज के जो लोग हैं जो वो समझते हैं कि इंडियन एजुकेशन जो है वो काफी रिग्रेसिव है, काफी इसमें फॉल्ट्स हैं। और वो की बात सत्य है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे सिर्फ डिग्री, कोई भी जाके डिग्री ले आता है। और मतलब मैं एक आई डोंट नो इफ इट्स अ प्राउड थिंग टू से, बट आई गेट वेरी अशेम्ड वाली बात तो नहीं, बट काफी धक्का सा लगता है। मैं किसी से मिला, उनसे मैंने पूछा कि उन्होंने पढ़ाई क्या की थी इंडिया में, तो वो कहते हैं वो पीएचडी है। मैंने पूछा पीएचडी किस में है, तो उन्होंने कहा कि मतलब कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया। मैंने कहा अरे वाह, आप तो मतलब पीएचडी हैं, आपने सब कर लिया है। तो मैं कहा आप कितना मतलब क्या क्या आपने काम किया या कैसे आप करते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, वो मेरी टीचर जानती थी, मैंने उनको मिला और उन्होंने मेरे को मेरी पीएचडी करवा दी। तो आई वाज लाइक वेरी अपसेट अबाउट इट कि आप ये कैसा कर सकते हैं। बट डॉक्टर प्रसाद, आई वांट टू कम बैक एंड आई वांट टू आप पूरा समय लें एंड आप हमें और उस विस्तार से बताएं कि इसकी इम्पोर्टेंस थी ही क्यों, ये आया ही क्यों, और स्टूडेंट्स जो हम कहते हैं, आपने कहा बैगलेस आपने बात की थी। मैं याद है मैं स्कूल में पढ़ता था,
हमारे लिए हमारे कंधे दर्द होते थे जब हम बैग लाद के स्कूल जाते थे जी जी समर्स में। और आई थिंक प्रशांत जी, हम लखनऊ से आते हैं तो काफी गर्मी पड़ती है लखनऊ में, तो इट इज हार्ड। तो सर आप बताएं, व्हाट डू यू, आपके हिसाब से इस चीज में क्या हम देखा जा सकता है, क्या चेंजेस है, क्यों है ये और ऐसा प्रभाव? देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि प्रशांत ने बहुत ठीक कहा इस बात को, कि एक क्रांति है, एक रिवोल्यूशन है एजुकेशन में इंडिया में जो हो रहा है। क्योंकि जिस सिस्टम से हम लोग निकले हैं और जिस सिस्टम से हमारे बात की भी बहुत पीढ़ी निकली हुई है, उसमें और आज की रिक्वायरमेंट में बहुत फर्क है। जब हिंदुस्तान गुलामी से बाहर निकला, आज़ाद हुआ, उस वक्त अगर गवर्नमेंट ने इस बात पर ध्यान दिया होता कि हमें एक देश की एक एजुकेशन सिस्टम भी ऐसी बनानी है। देखिए, ये देश एजुकेशन के मामले में दुनिया का सिरमौर था। नालंदा विश्वविद्यालय में ज़्यादातर विद्यार्थी विदेशों से आते थे। तक्षशिला में जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी इंडिया में थे, उसमें हजारों की तादाद में स्टूडेंट सारी दुनिया से आते थे। अब ये बताइए, हजारों साल पहले की ये स्थिति आज है और आज की स्थिति है कि हमारे स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी इंडिया में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमारे यहाँ रिसर्च ओरिएंटेशन बहुत ज़बरदस्त था। अब देखिए, अब ऋग्वेद में अब दिया हुआ है कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और आज जो साइंटिस्ट बात करते हैं बिग बैंग की, वो सारा कुछ वहाँ दिया हुआ। किस तरह से पृथ्वी बनी, किस तरह से सृष्टि बनी और कैसे इसका निर्माण हुआ। यहाँ की एस्ट्रोनॉमी इतनी ज़बरदस्त है आज भी कि उसका कैलकुलेशन 100% करेक्ट होता है, और वो हजारों साल, लाखों साल तक का करेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी आज ही मैं एक लेक्चर सुन रहा था, हमारे एक कोई डॉक्टर सरोज बाला थे, तो उन्होंने ये दिखाया कि भगवान राम का जन्म कोई 25,000 साल पहले हुआ, और वो सारा जो 25,000 साल की जो ग्रहों की स्थिति थी, उसको और आज के मिलाकर एकदम एग्जैक्ट 100% करेक्ट फिगर्स आ रहे हैं सारे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो एस्ट्रोनॉमी इतनी डेवलप थी इंडिया की। ऐसे देखिए, योगा जो पतंजलि का योग शास्त्र है, एक बहुत ही साइंटिफिक आउटलुक जीवन के लिए था। या चरक संहिता है, देखिए, जो इतना बड़ा जो मेडिकल सिस्टम और इंडिया में डेवलप हुआ था, और हर्बल मेडिसिन का, अब दुनिया हर्बल मेडिसिन पर आ रही है और लोग उसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज कर रहे हैं। दुनिया ने माना कि हाँ, योगा एक बहुत बड़ी शक्ति है और मनुष्य के जीवन के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, और विश्व योगा दिवस हो गया और सारी जगह दुनिया में योग का प्रचार हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी आपने जिक्र किया था तो अशोका के स्तूप का, और जो तो देखिए, पहले जो स्तूप होते थे उसमें वो कोई मसाले से उनको नहीं जमाते थे, वो पत्थर को ही काट के दूसरे पत्थर में बैठा देते थे, और वो इतना साइंटिफिकली करते थे कि भूडोल आने पर भी वो नहीं गिरता था, और वो हजारों साल से पड़ा हुआ है। तो जो हमारी वास्तुकला थी बहुत एडवांस थी। ऐसे ही इकोनॉमिक्स देखिए, इस देश में बहुत एडवांस इकॉनमी थी, और कौटिल्य या चाणक्य जिसको आप कहते हैं, जो उन्होंने लिखा है, बहुत सी सारी चीज़ें आज तक वो वैलिड हैं, और आज भी उनके ऊपर उनको समझने की ज़रूरत है, उनके ऊपर चलने की ज़रूरत है। एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूँ, अब उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट टैक्सेस कैसे कलेक्ट करें कि उसका रेवेन्यू मैक्सिमम हो और लोगों को तकलीफ ना हो। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो भौरा होता है, वो फूल पर जब जाता है और शहद निकालता है, तो वो फूल को नष्ट नहीं करता। वो फूल पर जाता है और फूल जैसे ही तैर रह जाता है और वो शहद भी निकाल लेता है और वो कर देता है। तो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस ऐसे ले कि जो टैक्स देने वाला है उसको कष्ट न हो, वो न मरे, और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिल जाए। तो देखिए, इस तरह की चीज़ें। या उन्होंने ये कहा कि जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ट्रेजरी से डील करते हैं, खजाने से डील कर सकते हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो खजाने से कुछ पैसे पर्सनल यूज के लिए या कुछ गबन करने की कोशिश करें। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे मछली होती है, तो मछली अगर पानी में जब तैरती रहती है, तो 2 बूंद पानी अगर वो पी जाए तो आप उसको पकड़ पाएंगे क्या? तो ऐसे ही जो लोग ट्रेजरी से डील करते हैं, गवर्नमेंट मनी से डील करते हैं, अगर वो इस तरह के काम करें तो उनको कैप्चर करना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने इसके लिए बड़ा सिस्टम बनाया कि कैसे कैप्चर किया जाए। तो जो इकोनॉमिक सिस्टम कौटिल्य ने दिया,
एग्रीकल्चर में कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब जैसे आपने मेटलर्जी की बात कही, बहुत सारी मेटलर्जी का ज्ञान तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर दिया हुआ, बिल्कुल, कि कहाँ पर कौन से रत्न निकलते हैं और किस रत्न में क्या क्वालिटी होती है, सोने की कितनी क्वालिटी होती है, कितनी वैरायटी होती है, चांदी की कितनी वैरायटी होती है, लोहे की, तांबे की, सबकी, और उसके जो क्या गुण है, दोष है, सब इतनी बारीकी से उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है कि आप सोच नहीं सकते। तो एक तो ये है कि जो खजाना हमारे पास है पुराना, हमें उसका भी इस्तेमाल करना है, और दूसरी बात यह है कि जो आधुनिकतम चीज़ है हमें उसे लेना है। और इन दोनों को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी आइडियल होगा, जो हमारे विद्यार्थी भी होंगे, दे विल बी इक्विप्ड विथ नॉलेज, उनको भी इस तरह का ज्ञान होगा। और जो हम सिर्फ पश्चिम की नकल नहीं करना चाहते, लेकिन हम पश्चिम से पीछे में नहीं रहना चाहते। तो हम टेक्नोलॉजी में, जैसे प्रशांत जी ने भी कहा, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, तो एजुकेशन भी एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही है। तो ये बोथ वे चलेगा, हमारे उनको मिलेगा, उनसे हमें मिलेगा, और दोनों को लाभ। अच्छा, जहाँ तक स्कूल एजुकेशन की बात है, तो आपने जैसे बड़ा अच्छा जिक्र किया। तो अब जो हम 5+3+3+4 कर रहे हैं, तो इसका बड़ा अच्छा स्टूडेंट्स को लाभ होगा। एक सिस्टमेटिक ढंग से विद्यार्थी 3 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद फिर स्कूल में जाएगा, और वो लोअर केजी और अपर केजी, और फिर इसके बाद 1, 2, 3 स्टैंडर्ड इस तरह जाएगा, और फिर वो जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में आ जाएगा, तो वो भी सेमेस्टर सिस्टम में आ जाएगा और पूरा साल पढ़ना पड़ेगा। प्लस जो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है कि हर विद्यार्थी को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा, और उसका भी उसको क्रेडिट मिलेगा। हर विद्यार्थी को कुछ हुनर भी सीखने पड़ेंगे। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए कुछ प्रोविजन किया जा रहा है कि साल में कुछ दिन स्पेशली वो क्लासरूम का काम क्लासरूम में नहीं होंगे। जैसे बढ़ई है, या वो सुनार है, या लोहार है, या इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, जो इनकी कला होती है, तो वो कला भी वो सीखेगा, उनसे देखेगा कुम्हार कैसे घड़ा बनाता है, या लोहार कैसे औजार बनाता है, या बढ़ई कैसे दरवाजे बनाता है, या फर्नीचर बनाता है, चीज़ें बनाता है, और कुछ वो सीखेंगे। तो हर आदमी के हाथ में कुछ कला आएगी करने की, और ये हर बच्चे को अब करना पड़ेगा। वैसे ही हर बच्चा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, चाहे स्पोर्ट, वो खेल कूद हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो आर्ट हो, कुछ न कुछ ट्रेनिंग हर बच्चे को लेनी पड़ेगी कंपल्सरली, और उसका क्रेडिट होगा। तो ये जो नया क्रेडिट सिस्टम बन रहा है, वो एजुकेशन मतलब जो पढ़ाई है प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मिलाकर उसका असेसमेंट होगा। ये लगभग हर लेवल पर होगा, और ये 6ठी के बाद ही सही वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो जाएगा, ताकि जो बच्चा, जैसे आपने कहा कि और भी जर्मनी वगैरह में जहाँ है कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते और वो कुछ प्रोफेशन में, कुछ वोकेशन में जाना चाहते हैं थोड़े दिनों के बाद, तो उनके लिए रास्ता खुल जाएगा उस तरह से। ठीक है। तो ये पश्चिम का और पूरब का एक मिलन है जो हमारा नया एजुकेशन सिस्टम। सर ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पश्चिम और पूरब का मेल है, मैं अभी मतलब काफी हिस्ट्री को लेकर काफी मैं एक्साइटेड रहता हूँ। तो एक मैं भी वही अरिस्टोटल की बात हो रही थी, कैसे वो तक्षशिला पढ़ने आए थे और अलेक्जेंडर को उन्होंने वापस जाके इंस्पिरेशन दी थी कि कैसे करना चाहिए। मैं एक और डिटेल देखा कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो एक्चुअली में हमारे वेद से आई है, और कैसे जो ग्रीक इन्फ्लुएंस था वो कितना इंस्पायर्ड था इंडिया से और इंडियन साइंस से उस टाइम। तो आई थिंक एक ओवरऑल एक प्राउड जो एक अपने एजुकेशन सिस्टम को प्राउडली आप रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया में, और आप बात करते हैं। बहुत छोटी सी बात, मैं अभी अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, कहते हैं कि मायंस में एक मायंस जो कल्चर है स्पेन की, उसमें उनका मंकी गॉड है, उनका नाम हनुमंतन है। और मैं सरप्राइज, हमने हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज ने रिसर्च तक नहीं करी कि कोई कनेक्शन बैठा सके और दुनिया को बता सके कि हाँ इंडिया और मायंस या एस्टेक्स या जो भी हैं उनका था। तो आई थिंक बहुत एक्साइटिंग टाइम आने वाला है। चेंजेस अगेन देर लगी, पर अब आपने जीना सीख लिया वाली बात है कि सपने वी विल बी एबल टू गो बैक टू द ग्लोरी ऑफ जो इंडिया का था और जो एजुकेशन सिस्टम था। फाइनल क्लोजिंग रिमार्क्स,
प्रशांत जी, लेस देन 1 minute, आप कुछ कहना चाहते हैं? अगेन आई एम नॉट पुटिंग अ टाइम फ्रेम, बट शॉर्ट में वी कैन पुट अ क्लोजिंग रिमार्क फ्रॉम कैनेडियन स्टैंड पॉइंट, सनिका स्टैंड पॉइंट. आप प्लीज रिफ्लेक्ट करें एंड देन वी विल गो टू डॉक्टर प्रसाद टू डू द क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर दिस वेबिनार. नहीं, मीन्स थैंक यू गुनीत, आपने जो पर्सपेक्टिव दिए हैं अभी हिस्ट्री को इंटीग्रेट करा है इस वेबिनार में, आई थिंक वो एक बहुत क्रिटिकल फेज है. और जैसे सर ने भी कहा, अपने कल्चर पे हमें प्राउड होना चाहिए, अपनी हेरिटेज पे हमें प्राउड होना चाहिए. तो ये पॉलिसी में जो एक ये हमारी एंशियंट साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट जो रहा है, उसको बच्चों को सिखाया जाएगा और उससे भी उसकी जागरूकता विश्व में होगी. तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है. और जैसा कि सर ने कहा कि ये पूरब और पश्चिम का मिलन, तो ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी. आई थिंक इट विल इंडिया विल बिकम अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन. और फिर से भारत जो विश्व गुरु बनने का सपना है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, आई थिंक उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे. तो दिस इज व्हाट आई वुड से इन माय क्लोजिंग रिमार्क, एंड थैंक यू फॉर एग्रीइंग टू डू दिस वेबिनार. आपने तुरंत ही इस पे रिस्पॉन्ड किया, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड कैनएम न्यूज़. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड प्लीज आप करते रहें. और सर ने भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे, तो मैंने भी जब देखा उनका एजुकेशन पॉलिसी पे, मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि उनका हम ऐसे वेबिनार करते हैं. तो थैंक यू सर. थैंक यू डॉक्टर प्रसाद. सर, आपके लिए, आप भी क्लोजिंग रिमार्क्स में इनमें क्या कहना चाहते हैं? प्लीज, द माइक इज ऑल योर्स. देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक तो यह है कि हमारा सिस्टम ऐसा हो कि वो नेशनल प्राइड, हमारे स्टूडेंट में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम और हमारे राष्ट्र की जो धरोहर है उसको हम कैसे सुरक्षित रखें. एक तो इस एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है. और दूसरा जो इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है कि तकनीकी क्षेत्र में, साइंस में, विज्ञान में हम किसी देश से पीछे न रहें. और उसके लिए हमें सतत प्रयत्न करना चाहिए. अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए, टीचिंग की क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें जोर देना पड़ेगा. गवर्नमेंट भी इसके लिए एडिशनल एलोकेशन करने जा रही है. और ये सब मिलाकर कोशिश हमारी ये होगी कि हम मॉडर्न एजुकेशन दें और उसके साथ साथ अपनी एंशिएंट सिस्टम में जो हमारी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के लिए लाभकर हैं और हमारे लिए भी लाभकर हैं, उनको हम ले आएँ और एजुकेशन सिस्टम को एक कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड इंडियन विजडम करके और उसको हम आगे बढ़ाएं. और दूसरी चीज़ जो यही है कि अब जो हम सिस्टम कर रहे हैं उसमें हम इमेजिनेटिव पावर ऑफ अपने स्टूडेंट्स की बढ़ाना चाहते हैं. खुद सोचें, रिसर्च करें, आगे जाएं, कुछ बढ़ें, एंटरप्रेन्योरशिप आए उनके अंदर, रिस्क लें, अच्छे बिजनेस करें, अच्छी तरह बिजनेस करें और जिस प्रोफेशन में जाएं वहाँ पर वो कुछ करके दिखाने की उनके अंदर तमन्ना हो. तो इस तरह से स्टूडेंट्स को एक मोटिवेट करने का एक नया प्लान जो गवर्नमेंट बना रही है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पास हो गए तो चलो अब नौकरी करती है और बस बैठ गए, काम हो गया, बल्कि लाइफ में सतत प्रयत्न करते रहें कि ताकि कुछ नई चीज़ करें, कुछ खोज करें, कुछ आगे बढ़ें और इस तरह की चीज़ें कर सकें. तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत नया ओरिएंटेशन है एजुकेशन में, जो हर तरह की शिक्षा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हो और हर स्टेज पर जो क्रेडिट सिस्टम हो, उसमें जो कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स ने क्लासरूम में किया है, जो एक्स्ट्रा करिकुलम में किया है, जो अपने सब्जेक्ट में किया है, वो सब का असेसमेंट ऐसा हो कि स्टूडेंट की पर्सनालिटी का एक पिक्चर जो दे, उसका क्रेडिट कार्ड जो होगा तो वो वाकई ऐसा हो कि उसको देखकर लगे कि ये स्टूडेंट कहाँ तक पहुँचा है और ये कहाँ तक इसकी पॉसिबिलिटीज है. तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी थिंकिंग है नई पॉलिसी में बहुत अच्छी है. बाकी एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, प्रशांत ने भी कहा था कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना कुछ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बहुत अच्छी पॉलिसी हमने बनाई है, बहुत अच्छी योजना है,
अगर उसको इसी ढंग से हम इम्प्लीमेंट भी कर सकें तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश का एजुकेशन का सिस्टम बहुत आगे जाएगा और हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे कि भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकें। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रसाद एंड प्रशांत जी हमसे बात करने के लिए। और आई थिंक हमारे और ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट चुना और आपने हमें अवसर दिया कि हम आपसे बात कर सके और कनाडा में भारतीय बच्चों से बात कर सकें। और बहुत अच्छा लगा प्रशांत जी से भी और आपसे भी जो बात हुई, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा इससे। और मुझे उम्मीद है इस तरह के कार्यक्रम आप आगे भी करते रहेंगे। मुझे बताया गया कि इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम आप बराबर करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि हमने काफ़ी चीज़ें टच करी, ना कि हमने सिर्फ अभी को देखा। हम सेकेंड सेंचुरी तक गए हैं और हम वापस आए हैं। तो आई थिंक एक होलिस्टिक अप्रोच था और एक अच्छा हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए और कभी देखने वालों के लिए, हम इनके लिए, सबके लिए ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक नज़रिया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो आए। अगेन आई वांट टू थैंक यू डॉक्टर प्रसाद एंड प्रशांत जी फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो, सबसे बात करने के लिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। वी होप कि हम आगे ही ऐसे कॉन्वर्सेशन रखते रहे। और मैं चाहता हूं कि जब ये पॉलिसी आए तो वी डू अनदर वन, एक उससे पहले भी एक फॉलो अप भी हम लेंगे कैसा चल रहा है और आगे भी हम करते रहें। आई थिंक एक अच्छा दिशा में काम रहेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।